भारतीय बाजार एक बार फिर उठापटक का शिकार बन गया है। ग्लोबल बाजारों में मंदी का डर, बढ़ती ब्याज दरों के बीच एक बार फिर ऊपरी स्तरों से इक्विटी बाजारों में दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल हर निवेशक अपने आप से पूछता है कि इस वॉलेटिलिटी का सामना कैसे करें। इस सवाल का जवाब तो है बड़ा फिलोसॉफिकल। संयम रखें, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। हर डिप मौका है, तो फिर आप ये पूछेंगे तो इस मौके में पैसा लगाना कहां बेस्ट रहेगा, इसका जवाब भी मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड। मैं हूं हर्षिता सावंत और आज हमारा साथ दे रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर मितुल कलावादिया। और हमारा फोकस है एक खास फंड पर, आईसीआईसीआई प्रू के डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। इस फंड की शुरुआत तो मेरे ख्याल में 2014 में शुरू हुई थी, लेकिन अब तक मैं रिटर्न देख रही थी और खासतौर से रीसेंट पास्ट का मैं रिटर्न देख रही थी। पिछले 5 सालों में करीब 64% तक का रिटर्न, पिछले 3 सालों की बात करें तो 82% तक का रिटर्न। तो क्या खास है इस फंड के बारे में, मितुल से ही खुद समझते हैं। मितुल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और फायदेमंद फंड में। डिविडेंड यील्ड फंड तो बहुत सिंपल है, हाई डिविडेंड जो यील्ड करती है कंपनियां, शायद उसको आपने इकट्ठा किया, अपने फंड में डाला है। तो मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगी, मुझे बताइए इस समय मार्केट की वॉलेटिलिटी में हम डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में क्यों सोचें, इसकी क्या खूबी होगी? जी, पहले तो डिविडेंड यील्ड फंड जो है ये एक इन्वेस्टिंग करने का एक तरीका है, एक अप्रोच है। इसको कोई अलग दूसरे फंड से अलग नहीं देख के, एक प्योर थीमेटिक नहीं देख के एक अलग अप्रोच देखा जाए तो बेहतर रहेगा। अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करें तो यहाँ पे अप्रोच जो है, जैसे आपके फंड्स होंगे उसमें ग्रोथ स्टाइल होगी, कुछ फंड में वैल्यू स्टाइल होगी। ये जो है डिविडेंड यील्ड फंड हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, ये ब्लेंडेड स्टाइल से चलता है। यहाँ पे हम जो अप्रोच अपनाते हैं, जो अपने बात करेंगे कि कैसे हम फंड में स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, वो स्टॉक सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें ग्रोथ स्टॉक्स को भी थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है, वैल्यूएशंस को ध्यान में रखा जाता है। सो बाई एट एनी प्राइस नहीं है, ना ही प्योर वैल्यू है, डीप वैल्यू है, वैसा नहीं है। कहीं पे दोनों के बीच की एक ब्लेंड अप्रोच है। आज जब मार्केट में कुछ सेक्शन ऑफ द मार्केट जो है वो फ्रॉथ वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं, वहां पे डिविडेंड यील्ड जो है एक बैलेंस अप्रोच लाता है, जहां पे वैल्यूएशन और ग्रोथ का समवेयर एक तालमेल किया जाके वैल्यूएशन के साथ किया जाता है। सो और दूसरा एक एडवांटेज ये है कि जब मार्केट इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स वगैरह लो है, उस समय पे हाई यील्डिंग डिविडेंड यील्डिंग जो स्टॉक्स है उसमें एक वैल्यूएशन की सेफ्टी के कारण आपको डिविडेंड यील्ड से भी एक रिटर्न बनते रहेगा इन अ पीरियड, ऐसे पीरियड में कि जहां पे मार्केट्स अगर बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे, तब वहां पे ये डिविडेंड यील्ड आपके रिटर्न्स में कंफर्टेबल करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि अब भारतीय बाजार, और सिर्फ भारतीय बाजार ही नहीं, ग्लोबल मार्केट्स भी अब उस फेज से गुजरेंगे जहां पर इंडेक्स में ज्यादा कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं, इसीलिए ये स्पेसिफिक वैल्यू पिकिंग, ग्रोथ पिकिंग, जिसमें डिविडेंड यील्ड का भी फायदा मिले, वो एसेंशियल है? जी, मैक्रो तो डिफिकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना और मार्केट्स कैसे चलेंगे, बट बेसिक फंडामेंटली अगर देखें तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ेंगे इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन जब तक कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक रेट्स बढ़ते रहेंगे और राइजिंग रेट एनवायरनमेंट में स्टॉक्स के जो वैल्यूएशंस होते हैं उनको सबसे बड़ा खतरा रहता है। अर्निंग्स साइड पे जब तक ग्रोथ अच्छी रहेगी, अर्निंग साइड पे कोई इशू ज्यादा नहीं दिखेगा, बट क्या है कि वैल्यूएशन जो है, और स्पेशली स्टॉक्स जिनके वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई है, वहां पे एक वैल्यूएशन डी रेटिंग का स्कोप रहता है, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ के आपकी एक डिस्काउंटिंग मॉडल में इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सो ओवरऑल मार्केट के लिए भी वहां पे एक कैप बन जाता है कि मार्केट की री रेटिंग ओवरऑल ज्यादा नहीं हो पाती है और एक रिस्क बना रहता है। तो उस दरमियान समवेयर जो है कि एक ब्लेंड अप्रोच वाला जो होता है कि एक वैल्यूएशन अप्रोच को जो थोड़ा पकड़ के चलने वाली स्टाइल है, दैट शुड डू, वो जनरली बेहतर करे, हमारा ऐसा अनुमान है। तो फिर
बट ये समझाइए कि फिर आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच होती क्या है? क्या आप खासतौर से उन कंपनियों को चुन रहे हैं जहां पर बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड है, या फिर आप ऐसी कंपनियों को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं जहां पर स्कोप है कि डिविडेंड यील्ड बढ़ता हुआ दिखाई देगा? जी, हमारा जो फ्रेमवर्क है, जो रूपरेखा है फंड को चलाने की, उसमें हम पहले स्टॉक्स की एक स्क्रीनिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे। जो स्क्रीनिंग में हम ओवरऑल कंपनी जिनकी हाई डिविडेंड यील्ड है उनको रैंक करते हैं। हाई एफसीएफ यील्ड, फ्री कैश फ्लो यील्ड जिनकी अच्छी है, इन दोनों को कंबाइन करके हम रैंक करके देखते हैं। और उसके बाद हम एक सस्टेनेबिलिटी का एक स्कोर अलग से लगाते हैं, जहां पे हम कंपनीज की हिस्टोरिकल डिविडेंड यील्ड कैसी रही है, कैसे बिहेव किए हैं कंपनीज ने अपने डिविडेंड्स के साथ, वो उसके बेसिस पे फिल्टर करते हैं। कंपनीज जिनके डिविडेंड्स बढ़ते रहते हैं उनको हम ज्यादा वेट देते हैं फंड में। कंपनीज जिनकी डिविडेंड वॉलेटाइल होती है उनको हम जनरली अवॉइड करते हैं या फिर बहुत कम वेटेज फंड में देते हैं। सो ताकि क्या होए कि कोई यहाँ पे ये जो ग्रोथ वाली जो डिविडेंड वाली कंपनीज है जहाँ पे डिविडेंड बढ़ता रहा है पिछले 5 साल में, उनको हम जब हाई वेट देते हैं तो वहां से थोड़ा सा ग्रोथ का एंगल इन्वेस्टिंग में आ जाता है। इसीलिए हमारा फंड हाईएस्ट डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में खाली इन्वेस्ट नहीं करके दोनों को ब्लेंड करके देखा जाता है। इसका फायदा हमने ये देखा है कि जब भी ओवरऑल मार्केट वॉलेटिलिटी, इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी वाले पीरियड आते हैं, तभी आपकी फंड की वॉलेटिलिटी बढ़ती नहीं है। बिकॉज हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के साथ एक रिस्क ये होता है कि जब भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में थोड़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो इनके डिविडेंड्स भी डिस्टर्ब होने के रिस्क होते हैं। सो वो रिस्क को कंटेन करने के लिए थोड़ा सा ग्रोथ वाले स्टॉक्स जहाँ पे डिविडेंड्स ग्रो कर रही है एंड एट द सेम टाइम उनका यील्ड अच्छा है, वो दोनों को कंबाइन करके हम देखते हैं। इनफैक्ट मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही थी, और क्योंकि आपने कहा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ स्टॉक्स, नॉर्मली जब भी हाई डिविडेंड यील्ड कंपनियों की बात करते हैं तो सबसे पहले टॉप ऑफ द माइंड आता है कि पीएसयू कंपनियां, चाहे वो ओएनजीसी हो या फिर आपका कोल इंडिया। दीज आर द कंपनीज जहां पर डिविडेंड यील्ड सब लोग जानते हैं 9-10% कुछ केसेस में है। वो स्टॉक्स का स्क्यू कुछ फंड्स में काफी ज्यादा होता है, लेकिन आप लोगों ने वो नहीं किया है। तो मुझे अगर पहले बताएं पीएसयूज में कितना एक्सपोजर है, वो कितना हिस्सा रखते हैं आपके इस पर्टिकुलर फंड में? करीबन हमारा पीएसयू एक्सपोजर बिटवीन 18 to 20% होगा अभी, बिटवीन फ्यू स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स के अंतर होंगे। और ये जो स्टॉक्स है वो अलग अलग सेक्टर में है। कोई एक स्टॉक एक सेक्टर पे बहुत ज्यादा वेट नहीं है, हमने थोड़ा सा स्प्रेड करके रखा हुआ है। अगेन वहां पे भी वो सेम तरीका है कि जहां पे कंपनीज की डिविडेंड ग्रो हो सकती है और अच्छे यील्ड पे आज अवेलेबल है, वैसे कंपनीज को हमने ज्यादा वेट दिए हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में जहां तक मैंने आपका पूरा पोर्टफोलियो देखा, उसमें कोल इंडिया है विच हैज नियरली 8.9% तक की यील्ड। फिर आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रखा है जिसमें करीब करीब 2% तक की यील्ड है। इसके अलावा आपके पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल में एनटीपीसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ओएनजीसी है, और इन सभी दरअसल स्टॉक्स की यील्ड औसतन 5% से ऊपर की है, स्पेशली ओएनजीसी जो करीब 9% के आसपास तक के रिटर्न दे रहा है। लेकिन जब आप इस तरह का स्टॉक लेते हैं, मैं जानती हूँ आप स्टॉक स्पेसिफिक्स पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए अब ग्लोबल एनवायरनमेंट देखिए जहां पर कच्चे तेल में अब गिरावट फिर से आना शुरू हो गई है, कर्टसी जो डर फैलने लगा है कि चाइना में लॉकडाउन्स फिर आ रहे हैं कोविड के चलते, तो कंजम्पशन वहां पर कम होगी। तो अचानक हमने रिएक्शन देखा था ब्रेंट के भावों में जो फिर से $90 के आसपास आ गया। अब अगर आपकी वेटेज एक पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर में ज्यादा है तो क्या आप कितना टाइम लेंगे उस डिसीजन को चेंज करने के लिए, या फिर इन शॉर्ट टर्म एबरेशंस पर आप ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं? जी, पहला ये होता है कि लॉन्गर टर्म सेक्टर का क्या व्यू है। सो जब भी हमने फ्रेमवर्क रूपरेखा जो बात करी क्वांटिटेटिव बेसिस मॉडल पे,
उसके साथ साथ हम बॉटम अप अप्रोच भी लगाते हैं सेक्टर के लिए और स्टॉक्स के लिए, जहां पे हम सेक्टर का आउटलुक 3 साल 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 साल में कैसे उनका डिमांड सप्लाई क्या होगा, उनके फंडामेंटल्स क्या होंगे सेक्टर के, वो अप्लाई करके हम वहां पे सेक्टर पे भी कॉल लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या वेटेज तक जा सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि ऑयल वगैरह है, तो उसमें ऑयल के प्राइस तो नीचे आ रहे हैं, पर आपने देखा होगा कि जैसे गवर्नमेंट ने पिछले कुछ महीने पहले विंडफॉल टैक्स लगा के वहां पे ऑयल की जो रियलाइजेशन थी ऑलरेडी कैप करके रखी हुई है। सो वहां से आज की तारीख में भी जो ऑयल के प्राइस है काफी ऊपर है। सो काफी सेफ्टी है इन दैट सेंस कि जब भी ऑयल नीचे आएगा तो भी अपना रियलाइजेशन इन कंपनियों के लिए तकलीफ नहीं होंगे। एट द सेम टाइम दूसरे सेक्टर जैसे पावर सेक्टर वगैरह है, उनके भी लॉन्गर टर्म 5 साल की जो डिमांड सप्लाई की ओवर सप्लाई वाली साइकिल थी वो अब खत्म होने आ रही है और ये साल से हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी पावर की कुछ जगह पे स्मॉल स्केल पे शॉर्टेज होने शुरू हो गई है। ये ग्लोबल लेवल पे भी थोड़ी सी क्राइसिस है पावर साइड पे, बट इंडिया स्पेसिफिक भी कुछ ग्रीन शूट्स हमको दिख रहे हैं जो हमको बता रहे हैं कि मीडियम टर्म में डिमांड सप्लाई काफी बैलेंस होगा और ये सेक्टर के प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने का स्कोप है। सो वहां से अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है तो आपके डिविडेंड्स भी ये सेक्टर में इंप्रूव होंगे एंड इसीलिए हम ये सेक्टर पे भी काफी पॉजिटिव। ओके, तो ये बात ऑयल और पावर की हुई, लेकिन आपका थोड़ा सा एक्सपोजर टेक्नोलॉजी में भी अब थोड़ा नहीं अच्छा खासा है। इन्फोसिस, आपका HCL टेक महिंद्रा, मेरे ख्याल में 2-3 मिड कैप कंपनियां हैं। टेक्नोलॉजी को लेकर आपका कन्विक्शन क्या कह रहा है कि अमेरिका की मंदी जब आएगी तो ज्यादा इन कंपनियों पर इम्पैक्ट नहीं आने वाला? हालांकि हमने लेटली सुना है ज्यादातर कंपनियों में संकोच था कि मार्जिन पर कितना प्रेशर आएगा, इसलिए वो पूरे वेरिएबल पे का हमने झमेला देखा था। इधर अप्रोच आपकी क्या है और कन्विक्शन क्या कह रहा है आपको? हमारी अप्रोच वैल्यूएशंस को और डिविडेंड यील्ड्स को लेके है। इन कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर बात करें सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स की, तो जो पिछले 5 साल पहले और आज एक बड़ा चेंज है वो है उनके डिविडेंड पे आउट रेशियोज। उनके डिविडेंड पे आउट रेशियो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिए गए हैं। इन कंपनीज ने कहा है कि हमारे लॉन्गर टर्म में 3 साल के गाइडेंस दिए हुए हैं कि कैसे वो अपना जो भी प्रॉफिट बनाएंगे उसमें से कितना पे आउट करेंगे। वो पे आउट रेशियो को ध्यान में रखते हुए और उनका आज वैल्यूएशन देखें तो वो वैल्यूएशन और उनकी जो नियर टर्म इश्यूज है उनको तीनों को कंसिडर करें तो काफी हद तक जो नियर टर्म इश्यूज है वो प्राइस्ड इन है। अगर अब रिसेशन आएगा कि नहीं वो एक डिफिकल्ट कॉल है लेना, बट अगर रिसेशन आएगा तो भी एज ऑफ नाउ जो हम देख रहे हैं वो ऐसे बात है कि वो कोई बहुत लंबी रिसेशन की बात नहीं हो रही है, बहुत शॉर्ट टर्म स्लो डाउन या फिर रिसेशन की बात हो रही है। सो उस दरमियान इंडियन आईटी कंपनीज जो हाई कैश जनरेटिंग कंपनीज है उनको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अर्निंग्स में जो ग्रोथ वगैरह के जो फ्रॉड थे जो पिछले साल देखे गए थे वो काफी कम हो चुका है। स्टॉक्स में भी काफी गिरावट आई है जहां से इनका वैल्यूएशन ठीक लग रहा है। इसके लिए हम ये सेक्टर पे आज काफी इंक्रीज्ड पोजीशन लेके रखे हुए हैं। ओके, मितुल, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल हैं जो डिविडेंड ट्रैप से जुड़ा हुआ है और खासतौर से टैक्सेशन से भी जुड़ा हुआ है, उस पर होगा फोकस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सीबीसी आवाज पर फायदेमंद फंड्स और आज हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में। मेरे साथ है मितुल कलावादिया जो दरअसल इस फंड को मैनेज करते हैं, आईसीआईसीआई प्रू की सीनियर फंड मैनेजर हैं। तो ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे ऑयल एंड गैस में एक्सपोजर की, पावर में एक्सपोजर की, टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर की। अब सेक्टर्स के आगे 2-3 बेसिक सवाल हैं जो निवेशकों के मन में आते हैं। नॉर्मली जब भी हम एक हाई यील्डिंग डिविडेंड शेयर लेते हैं तो उस पर जो टैक्स होता है आपकी हाई डिविडेंड इनकम पर वो आपके स्लैब के हिसाब से लगता है। जब कोई इस तरह का फंड लेता है, खरीदता है, तो उसमें टैक्सेशन का हाल क्या रहेगा? मितुल, अगर इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें, क्या उतना ही टैक्स इस पर देना पड़ेगा जो नॉर्मली हाई डिविडेंड यील्ड कंपनियों में पैसे लगाकर डायरेक्टली स्टॉक खरीदकर होता है, या फिर नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड्स पे टैक्सेशन होता है
वो लागू होता है? जी, सो डिविडेंड्स के बारे में बात करें तो ऐसा होता है कि डिविडेंड स्लैब के हिसाब से लगाया जाता है। जो इन्वेस्टर्स लोअर टैक्स ब्रैकेट और स्लैब में है उनको डिविडेंड्स पे कम टैक्स लगता है डायरेक्ट अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और अगर आप म्यूचुअल फंड के डिविडेंड प्लान्स में भी इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे भी वही तरीके से टैक्स लगेगा आपको। बट क्या होता है कि म्यूचुअल फंड को जब म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं इन कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स को टैक्स नहीं लगता है क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर है। वहां पे जो ओनर्स ऑफ द ट्रस्ट है उनको लगता है। तो जब भी इन्वेस्टर अपना पैसा अपने फंड से निकालेंगे तब उनको कैपिटल गेन्स के हिसाब से उनको टैक्स भरना है। अगर म्यूचुअल फंड्स ने डिविडेंड दिए हैं उन पे उनको टैक्स लगना है। पर अगर म्यूचुअल फंड को जो डिविडेंड्स आया है वो डिविडेंड हम वापस से इन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। सो वहां पे उनको वो टैक्स नहीं लगता है अगर वो ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टेड है तो। सो वहां पे उनको टैक्स स्ट्रक्चर में कैपिटल टैक्स का रेट जो है वो काफी लोअर है कंपेयर टू डिविडेंड टैक्स जो हायर ब्रैकेट पे काफी ज्यादा है। ओके, पॉइंट टेकन। तो वो क्लैरिटी है कि आपको नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड पे नॉर्मल टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वैसा ही लगेगा, अतिरिक्त टैक्स स्लैब के हिसाब से नहीं देना होगा। एक और चीज है जिसको लेकर लोगों में संकोच होता है, डिविडेंड ट्रैप। क्योंकि नॉर्मली जब स्टॉक्स खरीदते हैं कुछ लोग एक हाई डिविडेंड डील लेके स्टॉक में पैसा लग जाता है, फिर बात आती है कि स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, अब इसको रखें या ना रखें। आप इस तरह के डिविडेंड ट्रैप्स को कैसे अवॉइड करते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है उनसे बचना एक निवेशक के लिए? जी, डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग और अप्रोच में ये सबसे महत्वपूर्ण रिस्क है जिसको मिटिगेट करने के लिए कंटिन्यूस बेसिस पे इवैल्यूएट करना पड़ता है पोर्टफोलियो को। आपको हमेशा ये कंपनीज को और हमने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखा है कि जहां पे डिविडेंड ग्रो करते हैं या जहां पे डिविडेंड स्टेबल रहते हैं वहां पे वैल्यू ट्रैप होने के चांस कम है। वहां पे वैल्यू ट्रैप्स आपको नहीं मिलते हैं। बट जहां पे डिविडेंड वॉलेटाइल हो जाते हैं वो स्टॉक्स आपके लिए वैल्यू ट्रैप बन जाते हैं। सो आपका पहला काम है कि आप कहां पे कैसे इन ट्रैप्स को अवॉइड करेंगे। आपको बिजनेस के फंडामेंटल को समझना है कि यहाँ से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो साइकिल है वो इम्प्रूव हो रही है या वो स्टेबल रहने वाली है या नहीं। अगर वो वॉलेटाइल रहने वाली है तो इन स्टॉक्स से दूर रहे या फिर उनमें कम परसेंटेज डाला जाए। दैट इज द ये अप्रोच से आप अपना ट्रैप को बचा सकते हैं। और कंपनीज जहां पे डिविडेंड ग्रो करने का स्कोप दिखता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो कंपनीज थोड़े से यील्ड में कम होंगी बट फिर भी बेटर रहती है क्योंकि वहां पे आपके ये ट्रैप्स अवॉइड हो जाते हैं। प्लस सेकंड जो एक एरिया होता है वो होता है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और मैक्रो एनवायरनमेंट की वॉलेटिलिटी के कारण आने वाले सिनेरियो जहां पे आपको अपने पोर्टफोलियो में क्विक एक्शन लेना है कि जब कोई आपका सेक्टर में कोई बहुत बड़ा मैक्रो हेडविंड चेंज हो जाता है तो आपको पहले से स्टडी करके समझ में एक कॉल लेना है कि अगर ये यहाँ से सेक्टर के लिए खराब है तो आपको वो सेक्टर में से उन स्टॉक्स में से आपको पहले निकलना है। अच्छा, क्योंकि आपने ये भी मेंशन किया कि कुछ कंपनियों की कभी-कभी डिविडेंड डील भी थोड़ी सी फीकी दिखती है। अब मैं आपका जो फंड में आपने जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं उसको एनालाइज कर रही थी तो एक चीज है कि आपकी मल्टी कैप अप्रोच है, लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है। तो दैट इज अ फेयर बैलेंस जो इस समय शायद लोगों को जरूरी है उस पर ध्यान देना। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनका डिविडेंड यील्ड जो है 0.05% के आसपास है, 0.08% के आसपास है, इनफैक्ट 0.5% से कम है। तो इन कंपनियों को आपने क्यों चुना? जी, इनमें से ज्यादातर तो बैंक्स थे। तो कोविड के बाद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक्स को डिविडेंड देने से मना किया गया था और उनको फिर उनके डिविडेंड्स उस साल नहीं थे। अब पिछले 1-2 साल से उन्होंने 1-1.5 साल से उन्होंने डिविडेंड्स देना शुरू किए हैं। उनके डिविडेंड्स कम है बट उनका सेक्टर का ग्रोथ अप्रोच वहां पे जो हम देखते हैं। सो क्या था कि हमने जब पोर्टफोलियो में बिल्ड करना शुरू किया था तभी इनमें डिविडेंड्स नहीं थी बट इनमें डिविडेंड्स आने की संभावना तभी दिख रही थी कि वापस जैसे इनका
ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ इंप्रूव हो जाएगा और एनपीए इश्यूज कम होने दिखेंगे, तो इनके डिविडेंड्स वापस रिस्टोर किए जाएंगे। उनमें भी हम जब भी बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बैंकिंग अगर आप देखेंगे इंडेक्स का करीबन 30% वेट है, उसके सामने हमारा वेट काफी कम है अभी भी। बट हमारी जो अप्रोच बैंकिंग में भी है, हम बैंकिंग में भी उन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हैं जहां पे डिविडेंड यील्ड थोड़ी सी बेटर रहेगी कंपेयर टू दी अदर बैंकिंग स्टॉक्स, प्लस उनमें सेफ्टी ऑफ कैपिटल ज्यादा है। सो अप्रोच सेफ्टी ऑफ कैपिटल की पहले है वहां पे, और डिविडेंड की थोड़ी सी बाद में है। एट द सेम टाइम सेक्टर काफी डाउनटर्न से जा रहा था, सो ये सेक्टर बॉटम अप पे काफी सही लग रहा था। यहाँ पे आपके एनपीए इश्यूज कम होने वाले थे, ग्रोथ पिकअप होने वाली थी, और इंक्रीजिंग रेट एनवायरनमेंट में ये सेक्टर में जो हाई कासा बैंक है उनको फायदा रहता है, तो वो फायदा के वजह से हमने यहाँ पे सेक्टर का एलोकेशंस बढ़ाया है। फाइनली मित्तुल, अगर आप हमें बताएं ये जो फंड है वो किस तरह के निवेशक के लिए है? क्या एक ऐसे निवेशक के लिए जो पहली बार बाजार में उतर रहा है और फंड खरीद रहा है, या फिर उस निवेशक के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा जिसने इनफैक्ट अपनी जर्नी शुरू कर ली है लेकिन थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहता है? जी, ये उन दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए है, पर जो पहली बार बाजार में आ रहे हैं, मार्केट्स में इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए हाइब्रिड फंड्स जनरली बेटर रहते हैं। और हाइब्रिड फंड्स के बाद अगर उनको कोई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड अगर डालना है, क्योंकि आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि अगर आपका होराइजन क्या है, आप अगर आपकी एज क्या है, अगर आपकी इनकम क्या है, अगर आपका रिस्क पैरामीटर सजेस्ट करता है कि आपके पास समय जो है इन्वेस्टमेंट करके लंबी आयु तक आप कर सकते हैं, तो जनरली इक्विटी फंड्स आप ले सकते हैं। और उन इन्वेस्टर्स जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और ऐसे हैं, उनके लिए ये डिविडेंड यील्ड एक ब्लेंडेड अप्रोच टाइप है, प्लस जैसे आपने कहा कि मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप टाइप की है, कि जहाँ पे हम लार्ज कैप्स भी लेते हैं, मिड कैप्स भी लेते हैं, स्मॉल कैप्स भी लेते हैं। ये आपको सारे मार्केट पार्टिसिपेशंस में हेल्प करेंगे। और एट द सेम टाइम जो काफी सालों से इन्वेस्ट करते हैं और जिनको फंड्स के बारे में पूरा आइडिया है, उनके लिए एक ये अच्छा एडिशन टू द पोर्टफोलियो होगा। और ये तो एक थोड़ा सा प्योर इक्विटी फंड है, तो रिस्क इसमें रहता है, बैरोमीटर के हिसाब से रिस्क इनका हाई रहेगा कंपेयर टू हाइब्रिड फंड्स जिनमें रिस्क थोड़ा सा कम रहता है। सो इन्वेस्टर अपना रिस्क पैरामीटर के हिसाब से इसके साथ जज कर सकते हैं। चलिए मित्तुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और डिटेल में समझाने के लिए कि आपका ये डिविडेंड यील्ड फंड क्या करता है, किस तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है। इसी के साथ आज फायदेमंद फंड में मैं भी लूंगी आप सभी से इजाजत, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।